हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है यहाँ पर कि अनिवार्य पोषक तत्व से आप क्या समझते हैं? इन्हें कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? पौधे में पोषण में लौह, मैग्नीज तथा बोरोन तत्वों के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो इस प्रश्न की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्य रूप से यहाँ पर जो पादप होते हैं उनमें यहाँ पर जो है मृदा से जड़ों के द्वारा विभिन्न प्रकार के जो है पोषक तत्वों को या खनिज तत्वों को यहाँ पर जो है अधिग्रहित किया जाता है। अभी जो खनिज तत्व यहाँ पर आते हैं इनकी अगर बात करें तो सामान्य रूप से ये जो होते हैं पादप की वृद्धि व विकास में यहाँ पर जो है सहायता प्रदान करते हैं। तो वृद्धि व विकास के लिए ये बहुत ही ज्यादा आवश्यक यहाँ पर होते हैं। और इनमें से जो कुछ तत्व होते हैं उनकी अगर बात करें तो वो यहाँ पर जो है अनिवार्य प्रकार के यहाँ पर होते हैं। अनिवार्य तत्वों की अगर बात करें तो इनको यहाँ पर जो है कोई यहाँ पर प्रतिस्थापित नहीं कर सकता, यानी कि इनकी आवश्यकता पादप के वृद्धि व विकास के लिए बहुत ही ज्यादा है। इनके बिना यहाँ पर अपर्याप्तता के लक्षण विकसित हो जाते हैं। अगर अनिवार्य तत्वों की हम यहाँ पर विशिष्टताओं की बात करें तो सबसे पहली विशेषता की हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्य रूप से पादप के अंतर्गत जो यहाँ पर मुख्य क्रियाएं संपन्न होती है, जैसे कि जनन की क्रिया और वृद्धि की क्रिया, तो इसमें यहाँ पर जो है मुख्य भूमिका निभाते हैं। दूसरा हम यहाँ पर कह सकते हैं कि पादप का जो जीवन चक्र यहाँ पर होता है वो जीवन चक्र यहाँ पर बिना इस तत्व की कमी के पूर्ण नहीं हो सकता, यानी कि यहाँ पर इस तत्व का होना आवश्यक है। इसके पश्चात अगर तीसरे की हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर सामान्य रूप से कह सकते हैं कि जो अनिवार्य तत्व होते हैं उन्हें यहाँ पर कोई भी प्रतिस्थापित नहीं कर सकता, तो प्रतिस्थापन यहाँ पर जो है संभव नहीं है। इसके बाद चौथे की हम यहाँ पर बात करें तो इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि पादप में यहाँ पर जो उपापचयी प्रक्रम चलते हैं या उपापचय की जो क्रियाएं चलती हैं उन सब में जो तत्व होता है वो यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से जो है भूमिका अदा करता है। इसके पश्चात हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्हें कितने भागों में यहाँ पर विभक्त किया गया है। तो विभक्तिकरण की हम यहाँ पर बात करें तो सामान्य रूप से अनिवार्य तत्व जो होते हैं वो मोटे तौर पर यहाँ पर जो है एक तो यहाँ पर वृहत पोषक तत्वों के अंतर्गत विभाजित किए गए हैं। अब अगर वृहत की हम यहाँ पर बात करें तो इनकी जो मात्रा होती है वो यहाँ पर ज्यादा होती है, जैसे कि 1 से 10 मिलीग्राम पर लीटर। तो यहाँ पर 1 से 10 मिलीग्राम पर लीटर इनकी सामान्य रूप से जो है मात्रा होती है। और यहाँ पर कह सकते हैं कि इनकी मात्रा ज्यादा होती है। और इसके उदाहरण की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम व कार्बन इसके अंतर्गत यहाँ पर आता है। इसके पश्चात अगर दूसरी श्रेणी की हम यहाँ पर बात करें तो उसे हम यहाँ पर जो सूक्ष्म पोषक या लघु पोषक तत्व यहाँ पर कहते हैं। और इसके अंतर्गत जो मात्रा इनकी होती है वो यहाँ पर कम होती है, जैसे कि 0.1 मिलीग्राम पर लीटर। अब अगर इसकी हम यहाँ पर उदाहरण की बात करें तो सामान्य रूप से मुभारण के अंतर्गत यहाँ पर कह सकते हैं, जैसे कि आयरन यानी कि लोहा इसके अंतर्गत आता है। इसके अलावा मैग्नीज यहाँ पर आता है, जिंक यहाँ पर आता है, मॉलिब्डेनम आता है। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कह सकते हैं कि बोरोन इसके अंतर्गत आता है, क्लोरीन व निकल भी यहाँ पर इसके अंतर्गत आते हैं। अब अगर हम यहाँ पर बात करें सामान्य रूप से इन तत्वों की तो हम यहाँ पर कहेंगे कि जो अनिवार्य तत्व होते हैं उनके अंतर्गत यहाँ पर लोहा, मैग्नीज, बोरोन का कार्यों का वर्णन कहा गया है। तो वर्णन की अगर बात करें तो पहला जो हमें दिया है वो दिया है यहाँ पर लोहा। तो अगर लोहे की हम यहाँ पर बात करें तो हम सामान्य रूप से कह सकते हैं कि लोहे के यहाँ पर जो अवशोषण होता है मुख्य रूप से यहाँ पर जो है Fe3+ के रूप में यहाँ पर जो है अधिग्रहित किया जाता है। इसके अलावा कार्य की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि लोहे का जो मुख्य कार्य होता है, एक तो ये पादपों में यहाँ पर जो है कैटालिस जो एंजाइम होता है इसको यहाँ पर जो है सक्रिय करने का कार्य करता है। तो कैटालिस एंजाइम का यहाँ पर जो है सक्रियकरण का कार्य संपन्न किया जाता है लोहे के द्वारा। इसके अलावा हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो लोहा होता है यहाँ पर ये पर्णहरित के लिए यहाँ पर बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। तो पर्णहरित के लिए ये आवश्यक तत्व यहाँ पर सामान्य रूप से होता है। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो लोहा होता है ये विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं होती है उसका यहाँ पर हिस्सा होता है, जैसे कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि FeS यहाँ पर जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आवश्यक होता है। इसके अलावा यहाँ पर फेरेडोक्सिन जो है वो भी आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो साइटोक्रोम होता है उसका भी यहाँ पर लोहा भाग होता है। इसके पश्चात अगर अगले की हम बात करें तो वो हमें दिया है यहाँ पर मैग्नीज। तो मैग्नीज के लिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्य रूप से यहाँ पर जो मैग्नीज होता है इसकी अगर हम बात करें तो मैग्नीज विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के अंतर्गत यहाँ पर जो है उपयोगी होता है, जैसे कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो होता है Mn2+ के रूप में यहाँ पर अधिग्रहित किया जाता है। और यहाँ पर इसका जो कार्य होता है, एक तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि श्वसन में ये भागीदारी निभाता है। इसके अलावा नाइट्रोजन का यहाँ पर जो स्थिरीकरण की क्रिया होती है उसमें भी यहाँ पर भागीदारी निभाता है। इसके अलावा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भी भागीदारी निभाता है। और अंतिम हमें जो यहाँ पर दिया है वो दिया है बोरोन। तो अगर बोरोन की हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो बोरोन होता है उसका जो मुख्य रूप से यहाँ पर कार्य है वह यहाँ पर होता है पराग नली के निर्माण में। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो पराग नली होती है उसका निर्माण यहाँ पर जो संपन्न किया जाता है वो इसके द्वारा संपन्न किया जाता है। और यहाँ पर हम कहेंगे कि पराग कण के अंकुरण की जो क्रिया होती है वो मुख्य रूप से यहाँ पर जो है इसी की वजह से संपन्न होती है। तो बोरोन उसके लिए आवश्यक होता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं हमारा प्रश्न। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।